अध्याय 1 खिड़की के ऊपर छाया। लेखक का नोट, पहले सहायक अध्याय 0 पढ़ें। इससे कथानक के बारे में जानकारी मिलेगी। लॉरेन, मैं यहाँ की सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। और नौकरानियां रखने के बारे में मत सोचना। एक लाल बालों वाला आदमी अपने बेटे को गंभीरता से देख रहा था। उसने भूरे रंग का स्लीवलेस टक्सेडो और सफेद अंडरशर्ट पहना हुआ था। हवेली के बड़े धातु के गेट की ओर चलते हुए उस आदमी ने अपनी नेकटाई ठीक की। हाँ पिताजी। बेटे का नाम लॉरेंट था और उसके पास अपने पिता की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके पिता भी शहर के सबसे धनी व्यापारी हैं। इस साल उनकी उम्र भी 17 साल हो गई थी। लॉरेंट के बाल लाल थे और चेहरा सुंदर था। उसकी उम्र के हिसाब से उसका शरीर काफी फिट था। यह लानिका शहर में एक चमकदार सुबह थी। ईंट की सड़कें व्यस्त थीं क्योंकि घोड़ा गाड़ियां अपना सामान शहर के अंदर और बाहर ले जाने के लिए इधर उधर जा रही थीं। सड़कों से लगातार बातचीत की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि राहगीर एक दूसरे से बात कर रहे थे। यह दृश्य शहर के कुलीन जिले के अंदर एक हवेली के सामने घटित हुआ। अच्छा। लॉरेंट के पिता ने संतोष में सिर हिलाया। उनके बेटे को अचानक नौकरानियों में दिलचस्पी हो गई। उसे परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाना चाहिए और एक सफल व्यापारी बनना चाहिए। तो फिर मैं आपसे 6 महीने बाद मिलूंगा। लाल बालों वाले आदमी ने अपने बेटे को अलविदा कहा और बाहर इंतजार कर रही गाड़ी में सवार हो गया। बहुत से पहरेदार उसके पीछे चले गए, बस कुछ ही बचे रह गए। वे लाल बालों वाले आदमी की गाड़ी के आगे और पीछे गाड़ी में सवार हुए। उन्होंने 5 गाड़ियों का एक कारवां बनाया। साथ में सबसे पीछे माल ढोने वाली 2 गाड़ियां थीं। हिया पड़ोसी। कोचवान ने घोड़ों को चाबुक मारा। घोड़े हिनहिनाने लगे और आगे बढ़ने लगे। वे जल्द ही लॉरेंट की नजरों से ओझल हो गए। लॉरेंट ने बंद होते दरवाजों को देखा और उदास होकर आह भरी। उसे याद आया कि उसके कमरे के अंदर किताबों का ढेर उसका इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि उसके पिता ने अभी उससे क्या कहा था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके दिल में अनिच्छा भर गई। जब से लॉरेंट 7 साल का हुआ, उसे आधुनिक सभ्यता के सपने आने लगे। उस सपने में वह जो चाहे जी रहा था और खा रहा था। उसके आसपास कोई राक्षस नहीं था, जबकि उसके चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें बिखरी हुई थीं। एक बार तो उसने बिजली को काले धागे से निकलते हुए भी देखा। इससे लॉरेंट का मन विस्मय से भर गया। यह उसे बहुत ही जीवंत लगा, फिर भी उसके लिए बहुत ही अजीब। ऐसा लगा जैसे यह उसका पिछला जीवन हो। वह उत्साह से भरकर उठा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह तो मात्र एक सपना था। इस दुनिया में जादूगर मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं, और तलवारबाज अपने से 1 किलोमीटर दूर एक पत्ता भी काट सकते हैं। इसलिए लॉरेंट ने सोचा कि यह उसके लिए एक दिव्य रहस्योद्घाटन था जो जादू के एक शक्तिशाली रूप की ओर इशारा करता है। उसने इस विषय पर शोध किया और जादू में उसकी रुचि हर बीतते दिन के साथ मजबूत होती गई। अगली बार जब उसने सपना देखा, उसने देखा कि 1 दर्जन नौकरानियां उसकी ओर झुक रही हैं। सपना तुरंत उस बिंदु पर समाप्त हो गया, लेकिन किसी तरह यह बिजली से ज्यादा लॉरेंट के दिमाग में अटक गया। तब से वह अपने पिता से नौकरानी रखने की विनती करता रहा। लेकिन उसके पिता ने कोई फायदा नहीं उठाया। नहीं का मतलब है नहीं। 10 साल बीत गए और लॉरेंट अब 17 साल का हो गया है। उसके पिता ने उसे बहुत सारे व्यापारी पाठ पढ़ाए। कई शिक्षक आए और उसे दिन रात पढ़ाया। लॉरेंट को नहीं पता था कि उसके पिता ने कभी उसे जादू या तलवारों का परीक्षण करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसकी आखिरी शिक्षा उसके कमरे के अंदर ही हुई। यह तब तक जारी रहेगी जब तक वह 18 साल का नहीं हो जाता। उसके बाद, उसे आखिरकार उसके पिता द्वारा एक दुकान दी जा सकती है।
एक ऐसी दुकान जिसे संभालना उसके भाग्य में लिखा था। लेकिन लॉरेन ऐसी नीरस जिंदगी नहीं जीना चाहता था। वह चाहता था कि उसके पास बहुत सी सुंदर नौकरानियां हों जो जब भी वह चाहे, उसके सामने झुक जाए। अफसोस, उसके पिता ने उसे बहुत सख्त पाबंद कर रखा था। कोई भी कोशिश जल्दी ही पता चल जाती थी और उसे टाल दिया जाता था। उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि उसके पिता नौकरानियों को रखने के इतने खिलाफ क्यों हैं। वह अन्य रईसों को जानता था जो केवल नौकरानियां रखते थे, लेकिन उसके पिता ने हवेली के अंदर केवल बटलर रखने का फैसला किया। उसके पिता उस तरफ झुकाव नहीं रखते, ना। लॉरेन के मन में यह विचार आया तो वह भयभीत हो गया। उसके मन में अपने सख्त और मेहनती पिता की छवि टूटकर बिखर गई। उनके पिता दिखने में काफी अच्छे थे। इसलिए उनके लिए यह काफी आश्चर्यजनक था कि उनकी मां के निधन के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी नहीं की। सास। लॉरेन अब उस विचार की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। उसने अपना सिर हिलाया और हवेली में प्रवेश किया। जब वह हवेली में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बटलरों की एक पंक्ति उसका स्वागत कर रही थी। युवा मास्टर, हम आपकी देखभाल में रहेंगे। सभी बटलर एक साथ झुके। उनकी मुद्राएं पेशेवर और सम्मानजनक थीं। लॉरेन के माथे पर एक नस चढ़ गई जब उसने यह जाना पहचाना लेकिन इतना भी जाना पहचाना नहीं दृश्य देखा। उसे नौकरानियां चाहिए थीं, कोई बदबूदार बटलर नहीं। छी! लॉरेन उनके चारों ओर घूमकर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। बटलर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह कोई रहस्य नहीं था कि लॉरेन नौकरानियों का बहुत शौकीन था। उन्हें बस यह उम्मीद नहीं थी कि बटलरों की एक पंक्ति को सम्मान में झुकते देखकर वह परेशान हो जाएगा। लॉरेन ने जोर से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। जब उसने देखा कि वे उसके सामने झुक रहे हैं, तो उसे उल्टी आ गई। वे बूढ़े और बदबूदार आदमी थे। वे प्यारी, सुंदर और बड़ी छाती वाली नौकरानियां नहीं थीं जिनके बारे में उसने सपना देखा था। आघ! लॉरेन हताश होकर तकिए की ओर चिल्लाया। वह छत पर लटके झूमर को खाली आंखों से देखता रहा। कुछ मिनट बाद वह बिस्तर से उठकर अपने कमरे में डेस्क की ओर चला गया। उसने डेस्क पर रखी किताबों के ढेर को देखा और आह भरी। वह इसे जल्दी ही खत्म करना चाहता था और अपनी नौकरानियों को लाने के लिए इस हवेली को छोड़ना चाहता था। लॉरेन रात होने तक किताबें पढ़ता रहा। वह केवल जल्दी से खाना खाने के लिए उठा। आधी रात हो चुकी थी और लॉरेन का दिमाग थक चुका था। वह बाहर चाँद की ओर देख रहा था और अचानक खिड़की के ऊपर एक छाया दिखाई दी। छाया द्वारा पहना गया काला लबादा रात की ठंडी हवा के साथ हिल रहा था। अचानक लॉरेन के दिल में एक अशुभ भावना घर कर गई। अतिरिक्त नोट, एमसी का चरित्र और बुद्धि हर बार बदल जाती है जब उसकी ताकत बढ़ती है। उसका पहला बदलाव अध्याय 38 में होगा। कृपया मेरा साथ दें और उसकी मूर्खता और कायरता को सहन करें। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाएं। अध्याय 2, हत्यारा एलेशिया। सूचना, अचानक पीओवी परिवर्तन। मेरा नाम एलेशिया है। मैं ब्लड फ्लावर हत्यारे संगठन की लानिका शाखा के लिए काम करने वाली एक हत्यारी हूँ। मैं 18 साल की लड़की हूँ। मैं 10 साल की उम्र से ही इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं अनाथ भी हूँ। अपनी बीमार छोटी बहन की खातिर मैंने यह हत्या का काम किया। अब, यह मेरी जीवन रेखा है। अगर कोई ऐसा मिशन होता जिसे कोई हत्यारा न ले, तो मैं उसे ले लेता। मैं इतना हताश रहा हूँ। मैं अपने मिशन चुनते समय विफलता के बारे में नहीं सोचता। मैं केवल सफल होने की योजना बनाता हूँ। आज रात मुझे शहर के सबसे अमीर व्यापारी के इकलौते बेटे की हत्या करने का काम सौंपा गया था। उसका नाम लॉरेन होरील था। जांच से पता चला है कि उसे नौकरानियों का खास शौक है।
ऐसी भी अफवाहें थीं कि वह एक कामुक आदमी है। वह न तो जादूगर है और न ही तलवारबाज। यह मिशन मुफ्त है। मैंने यही सोचा, लेकिन जब मैं खिड़की पर कूदा, तो मैंने देखा कि वह मेरी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। उस समय मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और अपने लबादे के नीचे छिपे खंजर को पकड़ लिया। हम कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक उसने बोलना शुरू कर दिया। क्या तुम खो गए हो? खो गया? क्या वह मेरे साथ खेल रहा है? क्या आप शायद मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैंने सवाल पूछा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से काम नहीं लेना चाहता जिसके बारे में संगठन के पास घटिया खुफिया जानकारी हो। वह या तो गुप्त रूप से एक विशेषज्ञ हो सकता है, या कोई उसे परछाई से बचा रहा है। यह जब मैं चाँद को देख रहा था तब तुम खिड़की पर प्रकट हुए। उसके चेहरे पर बहुत उलझन थी। मुझे अपने निर्णय पर संदेह हुआ। शायद यह सिर्फ संयोग है। यदि ऐसा है तो मैं जितनी तेज गति से दौड़ सकता था, दौड़ा। मैंने अपना खंजर निकाला और दौड़ते हुए उसे एक दिशा में ले गया। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मुझे मत मारो। एक कायर। मेरे सामने खड़े इस आदमी के बारे में मेरी यही राय है। मैं उसके सामने 5 कदम दूर रुक गया। उसकी हरकत मेरे लिए बहुत बड़ा झटका थी। मैंने कभी भी उसके जैसा कायर व्यक्ति नहीं देखा था। उसका सुंदर चेहरा अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक ही चीज ध्यान देने लायक थी, उसका शरीर कांप रहा था और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या वह वाकई मौत से इतना डरता था? तो बेहतर होगा कि मैं उसे जल्दी से मौत के घाट उतार दूं। मैं तुम्हें मेरे सिर पर रखे इनाम से 1.5 गुना इनाम दूंगा। यह देखकर मैं थोड़ा आगे चला गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मुझे एक सौदा पेश किया। शहर के सबसे धनी व्यापारी के बेटे से ऐसी ही उम्मीद थी। वे वास्तव में सोचते हैं कि पैसे से कुछ भी हल किया जा सकता है। विरोध मत करो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैंने ऐसा कई बार किया है कि मैं अपनी हत्याओं की गिनती ही भूल गया हूं। संगठन को इसके बारे में पता हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें दुगना दूंगा। वह सचमुच उन्मत्त और हताश हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि एक कोने में फंसा चूहा बिल्ली से लड़ेगा, या मैं गलत हूं? मुझे उसके प्रस्ताव में दिलचस्पी थी। एला की हालत हर दिन खराब होती जा रही है। मुझे शहर के सबसे अच्छे चिकित्सक से उसका निदान करवाना है। संगठन हमेशा इनाम का 70% हिस्सा लेता है, इसलिए अगर यह सब मेरा हो जाए और उससे 2 गुना भी हो जाए, तो यह वाकई एक आकर्षक सौदा है। मैं उस रकम से अपनी छोटी बहन के लिए सोने के लिए एक घर खरीद सकता हूँ। सौदा, मैंने कहा। उसके चेहरे पर राहत का भाव अजीब था। उसे नहीं पता था कि पैसे मिलने के बाद भी मैं उसे मार डालूंगा। मैं अभी पैसे लेने जाऊंगा। उसने मुझसे अनुमति भी मांगी। यह आदमी कायर होने के बावजूद भी बहुत प्यारा है। जाओ। अगर मैं तुम्हें 5 मिनट में यहाँ नहीं देखूंगा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और हवेली के गेट पर नंगा लटका दूंगा। किसी से व्यवहार करते समय हमेशा धमकी की जरूरत होती है। अन्यथा, वे सोचेंगे कि आप नरम हैं, और आपके सिर के ऊपर से चले जाएंगे। और जब उन्हें ऐसा करने का स्वाद मिल जाएगा, तो उन्हें भविष्य में फिर से आपके सिर के ऊपर से चलने में कोई हिचक नहीं होगी। ठनक। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। इस जगह पर पहरेदार बहुत ही ढीले हैं। उसके पिता अपने साथ सबसे अच्छे पहरेदार लाए थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनके बेटे के पीछे पड़ जाएगा। कितना बेवकूफ है। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से आराम कर पाता, दरवाजा फिर से खुल गया।
यह एक छोटा सा छेद था और वह आदमी मुझे आशंका से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है। आप कहाँ देख रहे हैं? मेरा शरीर वास्तव में बहुत ही प्रतिभाशाली है, और जब मैं इस बिस्तर पर लेटी, तो मेरे कर्व्स और भी उभर कर सामने आ गए। मुझे यकीन है कि उसकी नज़र मेरे शरीर पर टिकी हुई है, क्योंकि वह एक कामुक आदमी है। मेरी ठंडी आवाज सुनकर वह उछल पड़ा। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला और धीरे से बोला, जिससे उसका कायर चेहरा सामने आ गया। इनाम कितना था? मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझसे इनाम के बारे में कभी पूछा ही नहीं। कितना बेवकूफ है। जैसा बाप, वैसा बेटा। बेवकूफों का परिवार। इनाम 400 स्वर्ण का था। यहाँ इस राज्य में, एक सोने का सिक्का एक परिवार को कुछ महीनों तक खिलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक मरहम लगाने वाले के लिए भुगतान करना अधिक महंगा है। मेरी सारी बचत के बाद भी, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। समझ गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और मैं कसम खाती हूँ कि मैंने उसे मेरे स्तनों की ओर देखते हुए देखा। कितना बदचलन आदमी था। आह, काश मैं भी इतना धनवान होता। मैंने अपनी पीठ तकिए पर टिका ली और दूसरा तकिया उठाकर गले लगा लिया। इस बिस्तर की कोमलता अविश्वसनीय है। घर पर, मैं केवल कठोर पत्थर के फर्श पर ही सो सकता था। मैंने तकिए को सूंघा और मुझे किसी आदमी की गंध आ रही थी। यह उतनी बुरी नहीं है, जितना मैंने सोचा था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी और उसके पैसे लेकर वापस आने का इंतजार कर रही थी। यह काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। मेरा इंतजार करो, एला। बड़ी बहन जल्द ही घर लौट आएगी। और तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए पैसे लेकर। मातृवन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाए। अध्याय 3, पीछे एक निशान छोड़ना। सूचना, अचानक पीओवी परिवर्तन। लॉरेंड ने बिस्तर पर पड़े सोने के सिक्कों के बैग को देखा। वह इस समय अपने पिता के कमरे में था। उसने कमरे के एक डिब्बे के अंदर से सोना निकाला था। लॉरेंड ने जब इसे देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। इसमें 800 सोने के सिक्के थे। इतने सिक्के 800 परिवारों को कुछ महीनों तक खिलाने के लिए काफी थे। उसे अपने कमरे से निकले हुए 3 मिनट बीत चुके थे। असल में, उसे यकीन नहीं था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि 3 मिनट बीत गए हैं। उसने दरवाजा खोला और दालान के बाहर झांका। उसने बाईं ओर देखा और कोई नहीं देखा, दाईं ओर भी कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। कोई नहीं जानता कि वह इस कमरे में आया था। उसने चुपके से अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखा। हत्यारा अभी भी अंदर था। उसके मन में उसकी बात मानने के बारे में 2 विचार थे। लॉरेंड को याद आया कि इस हवेली में अभी भी गार्ड हैं, भले ही उसके पिता उनमें से ज्यादातर को लेकर चले गए हों। लॉरेंड ने मन बनाया और कमरे से बाहर चला गया। वह नीचे गया, और जब वह बाहर गार्ड को बुलाने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, तो उसे कुछ एहसास हुआ। अगर गार्ड उसे अपने कमरे में घुसते हुए नहीं देख पाए, तो वे उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था। वह वापस चला गया और सोने का बैग पकड़ लिया। वह कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं था। आखिरकार, उसके पिता अपने साथ मजबूत पहरेदार लेकर आए थे। जो लोग उसकी हवेली में रह गए थे, उन्हें छोटा मोटा माना जा सकता था। जैसे जैसे वह अपने कमरे के करीब पहुंचता गया, उसे सोने का थैला भारी होता गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह 1 टन सोना लेकर जा रहा है, जबकि वह दरवाजे के ठीक सामने था। घूम। लॉरेंड ने चुपचाप खुद को सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। वह शहर के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा था। वह उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगी। दस्तक दस्तक। लॉरेंड ने दरवाजा खोला और देखा कि हत्यारा बिस्तर पर लेटा हुआ है,
और वह उसकी तरफ देख रही थी। वह उसके तकिए को गले लगा रही थी और उसे ऊप से देख रही थी। आपको इतनी देर क्यों हुई? उसकी ठंडी आवाज सुनकर लॉरेन डर से कांप उठा। उसमें हत्या की कच्ची मंशा थी। मुझे पेशाब करना था। लॉरेन ने तुरंत ही एक बहाना सोच लिया। हत्यारे ने सीधे उसकी आंखों में देखा और भौहें सिकोड़ लीं। लॉरेन को लगा कि जब उसने उसे ऐसा करते देखा तो उसका डर और बढ़ गया। झूठे लोग ज्यादा दिन नहीं जीते। मुझे पैसे दो। वह बिस्तर से उठी और लॉरेन के हाथों में सोने का थैला पकड़ा दिया। लॉरेन उसकी खुली धमकी सुनकर कांप उठा। हम मुझे कैसे यकीन है कि यहाँ सचमुच 800 सोना है? हत्यारे ने सोने के थैले को ऊपर नीचे उठाया और उसका भारी वजन महसूस किया। यह सोने की खासियत थी। मैं इसकी कसम खा सकता हूँ। लॉरेन ने तुरंत जवाब दिया। अभी उसका जीवन मूल रूप से उसके हाथों में है। अगर वह अभी उसे मारने का फैसला करती है, तो मरने के बाद उसे गुस्सा करने का मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद। उसके मुंह पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ, हत्यारे ने अपनी कमर पर खंजर खींचा और लॉरेन के दिल में घोंपा। लॉरेन के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन वह बस चौड़ी आंखों से देखता रहा। अगर तुम मुझसे दोबारा झूठ बोलोगे तो यही होगा। खंजर की नोक लॉरेन की त्वचा में घुसने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। लॉरेन डर के मारे जम गया जब उसने महसूस किया कि खंजर की नोक उसकी त्वचा पर चुभ रही है। धन्यवाद, लॉरेन ने सहजता से कहा। जीवन और मृत्यु के बीच होने का एहसास उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। हत्यारे के मुंह पर एक अनोखी मुस्कान उभरी। उसे लगा कि लॉरेन जिस तरह से व्यवहार कर रहा था वह बहुत प्यारा और मजेदार था। आज रात तुमने किसी को नहीं देखा। इतना कहकर हत्यारा सोने का थैला थामे हुए पीछे मुड़ा। आज रात की उसकी यात्रा बहुत सफल रही है। उसने लॉरेन को नहीं मारा क्योंकि उसने पहले ही उसे सोना दे दिया था। हा। लॉरेन ने देखा कि वह जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। उसे राहत महसूस हुई और वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने अपने तकिए पर गहरी सांस ली और पुष्टि की कि वह अभी भी जीवित है, और उसे पहले से हत्यारे की गंध आ रही थी। वह फूलों की तरह महक रही थी। एक हत्यारे के लिए, यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वह जल्दी ही सो गया क्योंकि वह पहले से ही थका हुआ था और साथ ही एक हत्यारे के हाथों में अपनी जान देने का तनाव भी था। उसे खुशी थी कि उसने जल्दी से सोचा और उसे पैसे देने की पेशकश की। लॉरेन को एहसास हुआ कि पैसा ऐसी चीज है जो मौत का समाधान कर सकती है। अपनी नींद में, उसने एक लोहे के पक्षी के अंदर सवार होने का सपना देखा। उसने नीचे देखा और बादलों तक पहुंचने वाली गगनचुंबी इमारतों को देखा। रात के करीब आते ही शहर की व्यावसायिक और आवासीय इमारतों की रोशनी जगमगा उठी। उसने एक आदमी की आवाज सुनी, और फिर उसका सपना टूट गया। जब तक लॉरेन ने अपनी आंखें खोलीं, तब तक सुबह हो चुकी थी। अगर वह ध्यान से देखे तो बाहर की व्यस्त सड़क से आ रही बातचीत को धीरे धीरे सुना जा सकता है। एक सपना। फिर से लॉरेन ने बाहर की ओर देखा। उसे आखिरी बार सपना आए हुए कई साल हो गए थे। उसने खिड़की की चौखट पर देखा और कल रात हत्यारे की छवि उसके दिमाग में उभर आई। रुको, यह असली था। लॉरेन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका एक सपना नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो वास्तव में हुआ था। अगर पिताजी को पता चल गया तो वे मुझे मार डालेंगे। लॉरेन बिस्तर से उठ बैठा। लेकिन अचानक उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। वह ठंडा और सख्त था। उसने उसे उठाया और अपने दाहिने हाथ से देखा। वह एक चांदी का लॉकेट था। लॉरेन का जबड़ा खुला रह गया। यह कल रात हत्यारे की ओर से की गई घटना थी।
उसने जल्दी से उसे खोला और उसमें एक काले बालों वाली छोटी लड़की का मुस्कुराता हुआ चित्र देखा। क्या यह उसकी छोटी बहन है या कुछ और? लॉरेंड ने अनुमान लगाया। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। लॉरेंड मुस्कुराया जब उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास उसके हत्यारे के बारे में सुराग है। 800 सोना उसे वापस मिलने वाला था। लॉरेंड ने जल्दी से खुद को तैयार किया और एक बूढ़े बटलर के साथ हवेली से बाहर निकल गया। इस बीच झुग्गी बस्ती में एक काले बालों वाली महिला कठोर पत्थर के फर्श से उठी। उसका चेहरा बेदाग चिकना था और उसकी त्वचा गोरी थी। उसकी नाक एकदम सही थी, सुडौल भौहें थीं और मोटे होंठ थे। वह उन दुर्लभ सुंदरियों में से एक थी जिन्हें आप केवल 100 मिलियन लोगों में ही देख पाएंगे। सुप्रभात, एला। वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और एक छोटी सी लड़की को देखा जो बिल्कुल उसके ही लघु प्रतिरूप जैसी दिख रही थी। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाए। अध्याय 4, लॉरेंड की योजना और एलेशिया की परेशानियां। लॉरेंड ने व्यापारी क्षेत्र में एक ऊंची इमारत के दरवाजे में प्रवेश किया। यह लोगों से भरी हुई थी। एक तरफ मजबूत आदमी हंस रहे थे, बख्तरबंद आदमी अपने कवच साफ कर रहे थे, कुछ चुप लोग वगैरह। यह बहुत विविधतापूर्ण था। यह एडवेंचरर्स गिल्ड था। यह एडवेंचरर्स के बीच खोज, इनाम और प्रतिष्ठा पर अधिकार रखता है। लॉरेंड जब काउंटर की ओर जा रहा था तो उसके पीछे एक बूढ़ा बटलर चल रहा था। उसका स्वागत एक खूबसूरत बड़ी छाती वाली बड़ी बहन ने किया। जब उसने उन्हें आते देखा तो वह दूर से ही मुस्कुराई। मैं तुम्हारे सर के लिए क्या कर सकते हैं? उसने शायद गौर किया होगा कि लॉरेंड के पास एडवेंचरर पिन नहीं था। यह ऐसी चीज थी जो बताती थी कि आप एडवेंचरर हैं या नहीं। अन्यथा, वह उसे एडवेंचरर कहती। मैं एक जीवित इनाम पोस्ट कर रहा हूं। लॉरेंड ने ऐसा कहते हुए लॉकेट उसकी ओर बढ़ाया। रिसेप्शनिस्ट उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गई। इनाम बहुत कम ही बनाए जाते हैं। आमतौर पर, केवल स्थानीय सरकार ही इनाम रखती है, और यह ज्यादातर अपराधियों के लिए होता है। इसलिए जब कोई नागरिक इनाम घोषित करता है, तो उसे कड़ी पृष्ठभूमि जांच से गुजरना पड़ता है। अगर लक्ष्य कोई ऐसा नागरिक है जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई भी इनाम घोषित करना सख्त मना है। यह बात नागरिक अपराधियों पर भी लागू होती है। अगर वे उन अपराधों से संबंधित नहीं हैं जो किए गए थे, तो उन पर भी प्रतिबंध है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, श्रीमान। रिसेप्शनिस्ट काउंटर से उठकर पीछे चली गई। कुछ देर बाद वह कागज की कुछ शीट लेकर वापस लौटी। कृपया ये 2 फॉर्म भरें। बड़ी छाती वाली रिसेप्शनिस्ट ने लॉरेंड को कागजात दिए, जिन्हें लॉरेंड ने तुरंत भर दिया। फिर उसने मुड़कर अपने पीछे खड़े बटलर को दे दिए। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है? हाँ, युवा मास्टर। बूढ़े बटलर का नाम अल्फ्रेड था। वह अपनी पूरी जिंदगी लॉरेंड के पिता के लिए काम करता रहा है। उसने कागज लिया और जल्दी से उसे भर दिया। यहाँ उन्होंने इसे रिसेप्शनिस्ट को सौंप दिया, जिसने सत्यापित किया कि इसे सही ढंग से भरा गया था। धन्यवाद। कृपया जल्दी से इनाम तैयार कर लें। हम 3 दिन बाद आपसे संपर्क करेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने एक छोटा सा कागज दिया और गिल्ड से बाहर निकलते समय मुस्कुराया। लॉरेंड ने जब अपने हाथों में कागज का टुकड़ा देखा तो मुस्कुराया। यह इस बात का सबूत होगा कि इनाम उसी ने तय किया था और इसके साथ कोई भी व्यक्ति इनाम को रद्द भी कर सकता था। लॉरेंड और बटलर एक रईस की गाड़ी पर सवार होकर हवेली में लौट आए। 1 घंटे पहले, एलेशिया टूटे हुए शीशे के सामने अपने बालों में कंघी कर रही थी। धीरे से अपने बालों में कंघी करते हुए उसने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई। उसने एक हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसने हाल ही में खरीदी थी। यह सेकंड हैंड और काफी पुरानी थी।
उसने इसे खास तौर पर इस अवसर के लिए ही पहना था। वह और उसकी छोटी बहन हीलर नताशा से मिलने जा रही हैं। हीलर नताशा एक कुलीन महिला है, इसलिए उसके सामान्य कपड़ों में उससे मिलने जाना उसे और भी क्रोधित कर देगा। क्या तुम तैयार हो, एला? हाँ, बड़ी बहन। एला, जो पीले सफेद रंग की ड्रेस पहने हुए थी, ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। आज इस ड्रेस को पहनकर उसे अलग महसूस हो रहा है। वह खुद को एक महान व्यक्ति की तरह महसूस कर रही है। मेरा हाथ पकड़ो। एलेशिया ने एला का हाथ थाम लिया और झुग्गियों में अपने छोटे और जीर्णशीर्ण घर से बाहर निकल गईं। जब वे झुग्गियों में सड़कों पर दिखाई दी, तो लोग उन्हें देख रहे थे। झुग्गियों में, आप शायद ही किसी को कुछ खास पहने हुए देखते हैं। इसलिए उन्हें इस तरह देखना बहुत ध्यान आकर्षित करता है। सुनो, एला, जब हम हीलर नताशा के घर में प्रवेश करेंगे, तो तुम्हें झुकना चाहिए। रईस लोग हर बार ऐसा करते हैं। सड़क पार करते समय एलेशिया ने बताया। मैं समझ गया, बड़ी बहन। एला ने प्यार से सिर हिलाया। जब से वह याद कर सकती है, उसकी बड़ी बहन उसका बहुत ख्याल रखती है। वह अपनी बड़ी बहन पर बहुत भरोसा करती है। कुछ और सड़कें पार करने के बाद, वे एक ऊंची दीवार के पास पहुंचे जो झुग्गी बस्ती और व्यापारी इलाके को अलग करती है। शहर के पहरेदारों को दीवार के ऊपर गश्त करते देखा जा सकता है। एलेशिया और एला फाटक की रखवाली कर रहे नगर रक्षक की ओर चले गए। नमस्ते, श्री जूलियन। एलेशिया ने मुस्कुराते हुए गार्ड का अभिवादन किया। गार्ड ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या हम टहलने के लिए बाहर जा रहे हैं? गार्ड की आंखों में एक कामुक चमक थी जब उसने एलेशिया को देखा। एलेशिया तब भी सुंदर थी जब उसने अपने रोजमर्रा के कपड़े पहने थे जो उससे मिल नहीं खा रहे थे। लेकिन जब वह ड्रेस जैसी कोई चीज पहनती है, भले ही वह सेकंड हैंड ही क्यों न हो, तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। हाँ, हम व्यापार के लिए बाहर आए हैं। एलेशिया ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी छोटी बहन का उपचार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुम पास हो सकते हो, लेकिन गार्ड के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी जब उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बड़ी बहन, वह मुझे डरा रहा है। एला ने जब गार्ड का डरावना चेहरा देखा तो वह एलेशिया के पीछे छिप गई। एलेशिया ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। गार्ड स्पष्ट रूप से उसके शरीर के पीछे वासना कर रहा था। आह, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मुझे माफ करना। छोटी एला, क्या ऐसा था? गार्ड नीचे झुका और एला को देखकर मुस्कुराया। एला ने केवल एलेशिया की स्कर्ट के किनारे से उसे देखा और कुछ नहीं कहा। गार्ड ने बुरा नहीं माना और खड़ा हो गया, फिर उसने अपने कवच के नीचे से एक कागज का टुकड़ा निकाला। उसने एलेशिया को देने से पहले उस पर कुछ शब्द लिखे। रात को इसी पते पर मुझसे मिलो। तुम भी वह ड्रेस पहन लेना। गार्ड मन ही मन मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ। एलेशिया ने पेपर लेने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसने दीवारों के ऊपर खड़े गार्डों की धमकी भरी निगाहों को देखा तो उसने कुछ समय के लिए सहने का फैसला किया। अगर वह अभी हंगामा करेगी, तो वह झुग्गी बस्ती से बाहर नहीं जा पाएगी। वह बाद में इसे अनदेखा कर देगी। गार्ड ने गेट खोला और एलेशिया और एला को अंदर जाने दिया। ठीक उसी समय जब वे एक दूसरे के पास से गुजरीं, गार्ड ने उससे फुसफुसाकर कहा, अगर तुम आज रात नहीं आए तो हम तुम्हारे घर पर छापा मारेंगे। हे। गार्ड हंस पड़ा। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाए। अध्याय 5, एक नगर रक्षक के बुद्धिमानी भरे शब्द। झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में शहर के सुरक्षाकर्मियों के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। वे गरीबों के जीवन को जितना चाहे नियंत्रित कर सकते हैं। आमतौर पर,
शहर के सुरक्षाकर्मी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पास जाने से कतराते हैं, लेकिन अलेशिया स्पष्ट कारणों से अपवाद है। एलेशिया थोड़ी देर के लिए रुकी और आगे बढ़ने लगी। उसने एला का हाथ कसकर पकड़ रखा था। बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। चलो, हमें जल्दी करनी होगी। एलेशिया ने अपनी छोटी बहन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। एला ने मासूमियत से एलेशिया को देखकर मुस्कुराई। एक छोटी लड़की के लिए, पहले जो कुछ हुआ वह वयस्कों के बीच सामान्य बातचीत थी। एलेशिया और एला व्यापारी जिले की सड़कों पर चले गए। गंदे और अव्यवस्थित झुग्गी झोपड़ियों वाले जिले की तुलना में व्यापारी जिला लोगों से भरा हुआ है। अलग अलग उम्र के लोग आते जाते हैं और अलग अलग सामानों वाली दुकानें सड़क पर सजी हुई हैं। अद्भुत है, बड़ी बहन। इतने सारे लोग। एला की आंखें चमक रही थीं क्योंकि यह उन कुछ मौकों में से एक था जब उसने इतने सारे लोगों को देखा था। हर कोई व्यस्त था और उसके पास लक्ष्य थे। झुग्गी बस्ती के विपरीत जहां हर कोई उदास दिखता है। यह व्यापारिक जिले की सबसे व्यस्त सड़क भी नहीं है। एलेशिया ने उत्साहित एला को यह बात बताते हुए यह भूलने की कोशिश की कि गार्ड ने उससे पहले क्या कहा था। सच? तो क्या हम वहां जा सकते हैं? एला लोगों के प्रति उत्सुक थी। वह व्यापारी जिले की सबसे व्यस्त सड़क देखना चाहती थी। हम नहीं जा सकते, एला। हमें कुलीन जिले में जाना है, याद है? ठीक है, बड़ी बहन। एला ने अप्रसन्न होकर उत्तर दिया। बहनों ने लोगों से भरी कई सड़कें पार की। ईंटों की सड़कों पर गाड़ियां बाईं और दाईं ओर चलती देखी जा सकती हैं। यहाँ थे। एलेशिया ने घबराते हुए कहा। आमतौर पर, वह रात में इस दीवार के ऊपर से गुजरती है, जब उसे कुलीन जिले में कोई मिशन होता है। एक तरफ खुला दरवाजा था जहां से कई कुलीन गाड़ियां गुजरती थीं। रुको। इस महानुभाव जिले में तुम्हारा क्या काम है? तभी एक चमकदार कवच पहने हुए शहर का रक्षक आया और उन्हें रोक दिया। वह इस क्षेत्र से गुजरने वाले अधिकांश रईसों से परिचित था और वे आमतौर पर अपनी गाड़ियों के अंदर ही सवारी करते हैं, और उसने इन दोनों को रोक दिया क्योंकि वह उनसे परिचित नहीं था। हम हीलर नताशा से मिलने जाएंगे। मेरी छोटी बहन बीमार है। एलेशिया ने गार्ड को समझाया, जिसकी आंखें तिरछी थीं। उसने उनके कपड़ों की हालत देखी और उसे उन पर शक होने लगा। भले ही वे मध्यम वर्ग से हों, लेकिन वे कभी भी ऐसे पीले सफेद और हरे रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे जो बहुत बार इस्तेमाल किए गए लगते हैं। तुम्हारे नाम? गार्ड ने अपनी ठोड़ी उठाई और उन्हें घूर कर देखा। वह उस सिटी गार्ड की तुलना में कहीं ज्यादा पेशेवर था, जिसका सामना एलेशिया ने पहले किया था। एलेशिया और एला मेरी छोटी बहन के लिए। कोई पारिवारिक नाम नहीं। अब गार्ड को यकीन हो गया था कि वे झुग्गी झोपड़ियों से हैं। आमतौर पर वे झुग्गी झोपड़ियों से किसी को भी कुलीन इलाके में आने की अनुमति नहीं देते, लेकिन उन दोनों की मेहनत देखकर उसका मन बदल गया। वे पहले से ही उचित कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए उसके वरिष्ठ उसे ज्यादा डांटेंगे नहीं। ठीक है, अंदर जाओ। मैं तुम्हें उसके घर तक छोड़ दूंगा। एलेशिया ने एला का हाथ खींचा और वे कुलीन जिले के आलीशान द्वार में दाखिल हुए। गार्ड ने पास खड़े गार्ड को हाथ का इशारा किया और उसने तुरंत अपनी जगह ले ली। मेरे पीछे आओ। शहर के पहरेदार आगे चल रहे थे। व्यापारी जिले की तुलना में कुलीन जिले की सड़कें अधिक प्राचीन थीं और फुटपाथ बेहतरीन वास्तुकला के साथ डिजाइन किए गए थे। वाह! एला ने इस शानदार जिले की खूबसूरत सड़कों को देखकर आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। अगर इसकी तुलना झुग्गी झोपड़ी वाले जिले की सड़कों से की जाए तो इसमें जमीन आसमान का अंतर था। सिटी गार्ड ने पीछे मुड़कर एला की तरफ देखा। उसने देखा कि वह कितनी मासूमियत से पेश आ रही थी और संतुष्टि में मुस्कुराया।
कई सड़कों को पार करने के बाद वे आखिरकार एक आलीशान हवेली के सामने पहुंचे। संपत्ति के चारों ओर एक पत्थर की दीवार है और धातु के गेटों के माध्यम से कोबलस्टोन ड्राइववे को देखा जा सकता है। गार्ड गेट के सामने रुक गया और उन दोनों के आने का इंतजार करने लगा। उसने हवेली की तरफ अपना सिर घुमाया और इशारा किया कि वे अपने आप आगे बढ़ें। नमस्ते, हम हीलर नताशा से मिलना चाहते हैं, एलेशिया ने गेट पर चिल्लाकर कहा। तभी दरवाजे के किनारे से एक सिर बाहर निकला और उन्हें देखने लगा। यह चमड़े का कवच पहने एक युवा गार्ड था। आपका काम क्या है, मिस? गार्ड ने विनम्रता से पूछा। उसकी मैडम के मेहमान आमतौर पर ऊंचे दर्जे के होते हैं, इसलिए उसने नए मेहमानों का स्वागत करते समय सावधानी बरतना सीख लिया है। मेरी छोटी बहन बीमार है और हम हीलर नताशा से उपचार का अनुरोध करना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। युवा गार्ड ने मुड़कर हवेली के बड़े दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और अंदर घुस गया। 1 मिनट बाद वह हल्की सी दौड़ लगाता हुआ वापस आया। मैडम इस समय मंदिर में हैं। कृपया उनसे वहीं मिलें, गार्ड ने जल्दी से समझाया। धन्यवाद। एलेशिया ने गार्ड की तरफ झुककर प्रणाम किया। एला घबरा गई और अपनी बड़ी बहन की नकल करने लगी। उसे अपनी बड़ी बहन के शब्द याद आ गए कि उसे झुकना चाहिए। नहीं, धन्यवाद, मिस। मैं तो बस एक साधारण गार्ड हूँ। युवा गार्ड ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे उनकी विनम्रता पसंद आई। चलो, मैं तुम्हें मंदिर तक ले चलता हूँ। नगर रक्षक ने उन्हें इशारा किया। एलेशिया और एला उसके पीछे पीछे चली गईं। आपको उस गार्ड के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। कुछ देर चलने के बाद नगर रक्षक ने कहा। क्या कुलीन लोग ऐसा नहीं करते? एलेशिया ने असमंजस में शहर के पहरेदारों की ओर देखा। उसने पहले जो देखा था, उसके अनुसार कुलीन लोग हमेशा एक दूसरे को देखते ही सिर झुकाते हैं। लेकिन वह आदमी कोई महान व्यक्ति नहीं है। अगली बार अपना आभार सिर उठाकर व्यक्त करना, भले ही आप झुग्गी झोपड़ियों से हों। नगर रक्षक ने आगे कहा। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं। बेशक, मैं अतीत में आप में से एक हूँ। सिटी गार्ड ने पीछे मुड़कर एलेशिया और एला को देखा और मुस्कुराया। एलेशिया और एला दोनों ही उसके शब्दों से हैरान रह गईं। अगर उसने उन्हें नहीं बताया होता, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह भी झुग्गी झोपड़ियों से है। क्या आपने जो पहले कहा वह आपके अनुभव से है? एलेशिया ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। वही मंदिर है। इससे पहले कि नगर रक्षक उसके सवाल का जवाब दे पाते, उनके सामने एक बड़ा मंदिर प्रकट हो गया। नगर रक्षक ने उस मंदिर की ओर इशारा किया। मातृवन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाएं।